जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको वह केमिस्ट्री का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जिसका एक मैराथन का ये दूसरा भाग होगा। मैराथन यह 2 होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन वह भी आया होगा जो आपको देखिए बता दूं। नर्सिंग आपको पूछेगा, नर्सिंग, टेक्निकल, क्लर्क या अदर ट्रेड, आप किसी भी ट्रेड से तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको 100% इसमें से देखने को एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो दोस्तों आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 20 से 25 मिनट लूँगा और ये 100 क्वेश्चन को मैं आसानी से आपको समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा। तो बिना किसी देरी किए दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर जाइए, ताकि आपको आने वाले भविष्य में यह बहुत ही काम करे। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो लोहा प्राप्त करने वाला वह कौन सा खनिज है। तो लोहा को हम लोग प्राप्त करते हैं किस में, तो हेमाटाइट विधि द्वारा, हेमाटाइट विधि द्वारा लोहा को प्राप्त करते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ता है। जंग जब भी लगता है लोहा में तो उसका भार, वजन में क्या होता है, वह बढ़ोतरी होता है, बढ़ जाता है। 103 पूछा है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील को अधिक हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है। नीला थोथा है, तो नीला थोथा किसे कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कॉपर सल्फेट को कहते हैं। सॉरी, कॉपर सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। नेक्स्ट पूछा है 105 नंबर, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों स्टील या आयरन यानी कि लोहा पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग यशद लेपन कहते हैं, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। तो इसमें कौन सी धातु जो है सबसे अधिक सुचालक है बिजली का, तो चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। 108 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है, सर्वाधिक भारी है, तो ये सोना जो है सबसे भारी धातु है जो दिया गया है इसमें। निम्न में कौन सी सामान्य ताप पर द्रव है। तो सामान्य ताप यानी कि कमरे के ताप पर वो कौन सी आपको क्वेश्चन पूछते, देखिए सामान्य ताप पूछे या कमरे के ताप पे पूछे, दोनों में आपका क्या होगा आंसर, पारा ही होगा आपका आंसर। यानी कि सामान्य ताप कहे या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, पारा पाई जाती है। 110 पूछा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो मरकरी वेपर और आर्गन है, मरकरी वेपर और आर्गन। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों 111, संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो सीसा जो है इसका प्रयोग करते हैं। 112, निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है। तो निम्न में कौन कठोरतम धातु है, तो प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। देखिए दोस्तों, आपको कोई चैनल होगा तो आपको क्या पढ़ाएगा, 100 क्वेश्चन पढ़ाने में आपसे वह टाइम ले लेता है, मान लीजिए 1.5 से 2 घंटा टाइम ले लेता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ताकि आप 1 से 2 बार भी देखें तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर जाएँ। इसलिए दोस्तों मैं इसी ट्रिक से पढ़ाता हूँ। बाकी अगर कहेंगे आप समझाने को तो मैं दोस्तों एक ही क्वेश्चन को मैं 5-7 मिनट समझाते रह जाऊँगा, ये सभी इसके बारे में बताते रह जाऊँगा, तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQ पढ़ते हैं तो ये पढ़ते पढ़ते आपको हैबिट हो जाता है और आसानी से इसे कंसेप्ट भी कर लेते हैं। तो देखिए 114, निम्न में कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। तो वह कौन सी अर्धचालक है जो भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है जो दोस्तों, तो जर्मेनियम है, जर्मेनियम।
115 पूछा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है, तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है जो दिया गया है इसमें। निम्न में किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है, तो इनमें से कौन से तत्वों द्वारा लवणों, इनमें से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सेलेनियम और बेरियम, सेलेनियम और बेरियम द्वारा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा हर ट्रेड में पूछा जाता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट पूछा है पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है दोस्तों, तो पानी में जब नमक मिलाते हैं हम लोग तो उसका क्वथनांक और हिमांक दोनों क्या होता है, पहले क्वथनांक जो है बढ़ता है और हिमांक जो है घटता है। क्वथनांक इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हिमांक जो है घट जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 19 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल के अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड का सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड का सल्फेट। भारी जल एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो भारी जल है एक प्रकार का मंदक, जिसको मंदक के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। भारी जल कब कल सूत्र पूछ जाता है तो D2 वो आप याद रखिएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, तो कार्बन जो है यह सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। 122 पूछा निम्न में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो इसमें से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो जो है आपको इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोयला में होता है, ग्रेफाइट में भी और हीरा में भी होता है। तो इनमें से कोई नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है, सभी में कार्बन होता है। पूछा है 123 पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड क्या चीज़ का बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का ही बना होता है। 124 कोयले में निम्नलिखित प्रकारों में से किस प्रकार की विशेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, तो इसमें से कौन सा वह कार्बन का अप्रूफ है जिसमें सबसे अधिक जो है कार्बन का प्रतिशत होता है, तो एंथ्रासाइड याद रखिएगा, एंथ्रासाइड। ये दोस्तों इसमें से सभी क्वेश्चन वीवीआई, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये वीवीआई है और कौन वीवीआई, इसमें से A to Z आप क्वेश्चन अभी तक वीवीआई है दिख रहा है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है, तो बटुमिना जो है सामान्य किस्म का कोयला है। 126 पूछा है वाहनों में यानी कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है, तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका संकेत होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 127 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका संक्षेप आप लोग CO2 जानते ही होंगे। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ देखिए एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं शुष्क बर्फ को। 129 पूछा है क्वार्ट्ज किससे बनता है, क्वार्ट्ज जो है किससे बनता है, तो एक कैल्शियम सल्फेट से सिलिकेट से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया होने वाला हास्य गैस कौन सा है, तो आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं या इसको बेहोशी करने वाला भी दवा कहते हैं। 131 पूछा है घरेलू प्रशीतित में सामान्य कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं, तो घरेलू प्रशीतित में सामान्य कौन सा प्रतिशत घर में लाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अमोनिया। घरेलू प्रशीतित ये क्या है दोस्तों, तो ये आपको जानते हैं कि ये है आपका रेफ्रिजरेटर है। इस घरेलू प्रशीतित्र में सामान्य कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक जो है प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अमोनिया। नेक्स्ट देखिए आंसू गैस
है। आंसू गैस कौन सी है? तो क्लोरीन को हम लोग आंसू गैस कहते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है भूपर्पट्टी में। लगन दोस्तों आपसे पूछ दे कि हवा में, तो हवा में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। इस से पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय कौन सा है? ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एक दूसरे के एलोट्रोप यानी कि समरूप है, यानी कि अपरूप है। एक दूसरे क्या है? अपरूप है, एलोट्रोप। 136 पूछा है कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है दोस्तों? तो आपका ऑक्सीजन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो वह कौन सी गैस है जो वायुमंडलीय में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। रासायनिक उद्योग में कौन सी मूल रसायन माना जाता है? तो रासायनिक उद्योग में कौन सा मूल रसायन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है रासायनिक उद्योग में इसको मूल रसायन माना जाता है। इन सभी किसी भी रसायन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए मूल रसायन कहते हैं। 139 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्या होता है दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन ही उत्पन्न होता है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है दोस्तों? तो एक कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजनों में जो सबसे अधिक सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट पूछा है 143 वायु में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह कौन सी है? तो वायु में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो आपको बताए हैं नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट पूछा है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस होती है? तो वायु में कौन सी नोबेल गैस होती है? तो रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस भी इसको कहते हैं या अक्रिय गैस। याद रखिएगा वायुमंडल में कौन सी गैस नोबेल और अक्रिय है? तो रेडॉन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर को वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी भी ठोस वस्तु को डायरेक्ट वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन ही कहलाता है। नेक्स्ट पूछा 146 भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। भारी जो वाहन होते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं, उसमें डीजल का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? पेट्रोल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो है उच्च क्षमता और आर्थिक बचाव होता है डीजल का जो होता है उच्च क्षमता होता है और आर्थिक बचाव भी होता है, इसलिए बड़े बड़े वाहनों में डीजल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 147 कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो लेड टेट्रा इथाइल। 148 पूछा है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो गैसोलीन के नमूने का गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो इसके ऑक्टेन संख्या से। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 149 पूछा है व्यापारिक वैसलीन जो है बाजार में बेचने वाला वैसलीन है, ये किससे निकाला जाता है? तो निकाला जाता है, देखिए कितना हानिकारक पदार्थ है, पेट्रोलियम से बनाया जाता है वैसलीन जो आपको बाजार में मिलता है। पैराफिन किसका उत्पादन करता है? तो पैराफिन किसका उत्पादन करता है दोस्तों? तो पेट्रोलियम परिशोधन का। 151 पूछा है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो मीथेन होती है मुख्य गैस। 152 पूछा है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस है। तो खाना बनाने में आप तो देखे हैं कि मीथेन जो है खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है।
153 देखिए, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। तो खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होते हैं? तो ये हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। कौन सी गैस सिगरेट लाइट से निकलती है? तो वह कौन सी गैस है जो सिगरेट लाइट से निकलती है? तो मीथेन। नेक्स्ट पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो वो कौन सा इसमें रसायन है जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। 156 पूछा है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन। एसिटिलीन बनता है जो कि कच्चे फलों को पका देता है, तो एसिटिलीन। नेक्स्ट है आपके एग्जाम, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हादसे को लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं। 158 पूछा है, मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? मेथनॉल जो है वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। हाँ तो दोस्तों कहाँ थे हम लोग? अभी थोड़ा गला फंस गया था, गए थे साफ करने इसको। देखिए क्या कहाँ थे हम लोग? तो मेथनॉल किस रूप से जाना जाता है? तो मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मेथनॉल जो है आपका वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, जिसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल कहिए या मेथनॉल कहिए, इसको वुड अल्कोहल के नाम से जाते हैं। बहुत ही हानिकारक द्रव है, जिसका लोग आज की डेट में देखते होंगे कि देसी विदेशी के नाम से जानते हैं और इसको स्पीड के रूप में पीते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का जो है निर्माण जो है किण्वन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस के परिणाम स्वरूप? तो किण्वन के विधि से किया जाता है। किण्वन विधि से शराब बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा 160, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके से उत्पन्न होता है? तो मैंने आपको अम्ल और जो है पदार्थ बता दिया हूँ कि कौन से पदार्थ किस अम्ल से निकलता है। तो जो है सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला था। एसिटिक अम्ल है सिरका से निकलने वाला। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है किसका? एसिटिक अम्ल के लिए। एसिटिक अम्ल के लिए जो है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सिरका होता है, सिरका क्या होता है दोस्तों? पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है सिरका। नेक्स्ट पूछा 163, पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है? तो पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है आपके मांसपेशियों में दर्द टाइप के होता है, तो पेशी श्रांति इसको कहते हैं, यानी कि मसल फैटिंग। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण, यानी कि लैक्टिक एसिड अधिक हो जाने के कारण होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है दोस्तों? तो ये दूध में पाया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। 66 पूछा है 100, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए ताकि निम्नलिखित क्रिस्टल न बन सके। तो ये क्या है दोस्तों? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। डॉक्टर क्या राय देते हैं दोस्तों कि आप अधिक मात्रा में जो है पथरी के रोगी हैं आप, तो अंडा, टमाटर और दूध और गोभी आदि, यानी कि फूल गोभी या पत्ता गोभी आदि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाते हैं, इसीलिए नहीं लेना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट याद रखिएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
N2 NH2CO NH2 NH2CO NH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, ये कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये वीवीआई इसको मान लीजिए, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए मैं उतना वीवीआई नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46%। ट्राइनाइट्रोटाइलून यानी कि TNT है एक। TNT क्या है एक? तो एक विस्फोटक है TNT। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? तो नायलॉन था। 172 पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। बाकी नाइट्रोटाइलून ये सब आप जानते हैं कि सभी चीज़ विस्फोटक है, आप पढ़ लीजिएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है आपका विस्फोटक नहीं है। 173 पूछा है दोस्तों कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। विस्फोटक जो है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक है। यह क्या है? एस्टर है, एस्टर। RDX है। RDX क्या है दोस्तों? तो RDX एक विस्फोटक है, बहुत ही हानिकारक यानी कि बहुत ही डेंजरस विस्फोटक RDX आता है। एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है एक, एस्प्रिन एंटीपायरेटिक। 176 पूछा है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वह कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा वनस्पति तेल जो है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, समस्थानिक। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है, इसका परिमाण अभिप्राय यह है कि, फिर से एक बार क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में होगा। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन जो है 10-20 दिनों में होगा। 180 पूछा निम्नलिखित में कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? तो वह कौन सा है कण जिसमें अणुपरमाणु कण नहीं है? तो वह ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन। कार्बन डेटिंग निम्न में से निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग निम्न में वायु को, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न में से वायु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। किसका वायु का निर्धारण करते हैं कार्बन डेटिंग में? तो जीवाश्मों का जो है वायु निर्धारित करते हैं कार्बन डेटिंग विधि से। ऑटो हन के अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर है। तो ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत पर किया है? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर किया है अणु बम। वहीं दोस्तों पूछ दे कि हाइड्रोजन बम, देखिए पूछ दिया है हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया पर आधारित है, यानी कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के आधार पर है। 184 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी कि कौन सा कण परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सा कण है जो परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन है। 185 पूछा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा संभारकों के संबंध में सही है? तो वह कौन सा समस्थानिक है जो संभारकों से संबंध में सही है दोस्तों? तो आप देख लीजिएगा यहाँ न तो 1 और न ही 2, तो 1 और 2 दोनों में से कोई सही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 186 पूछ दिया है रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या मापा जा सकता है? तो चट्टानों की आयु यानी कि उम्र को मापा जा सकता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। 187 पूछा है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ
रेडियम की अर्धवायु 1600 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ की 25% अंश बच जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ 32 वर्ष बाद, 3200 वर्ष बाद। नेक्स्ट पूछा 128, कार्बन तिथि निर्धारित में कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसमें कार्बन तिथि निर्धारण में यानी कार्बन डेट निर्धारण में कार्बन के निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको केवल 14/6 कार्बन 14 जो है आपके कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है इसका निर्धारण करने के लिए। अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में दोस्तों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। 190 पूछा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु। निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नियम जो है गैसों का नियम से संबंधित है? तो फैराडे का नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है। बाकी बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलुसक का नियम ये जो है गैस के नियम से संबंधित है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित है फैराडे। 193 पूछा है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान ही मैंने सभी चीज़ों का रक्त का पीएच मान बता दिया हूँ, तो आपका हो जाएगा 7.34 से 7.45 यानी कि 7.4 ही इसका करेक्ट होता है। 7.4 इसको याद रखिएगा। पूछा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है, क्या करना है दोस्तों? तो पूछा है किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिव्यक्ति होती है किसके द्वारा दोस्तों? तो यहाँ आपका देखिए क्या हो जाएगा, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिव्यक्ति होती है उसके पीएच मान से, उसके पीएच मान से होती है। निम्नलिखित में कौन सा गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो वह कौन सा गुण है जो संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो परमाणु भार जो है संयोजकता के साथ साथ बदलता है। ये सभी देखिए यूपीएससी एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में भी पूछा गया है। 96 पूछा निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो कौन सी दशा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है दोस्तों? तो खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, तो खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट पूछा है 97 निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो समुद्री जल से क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनाना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 198 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक बदलाव है? तो यानी कि रासायनिक परिवर्तन कौन सी है दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन है भूरा कॉफी से वाष्प में गुजरने से कॉफी निस्वन होती है। तो भूरी कॉफी से वाष्प में गुजरने से कॉफी निस्वन होती है, यही जो है रासायनिक अभिक्रिया है। 199 निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? तो किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? तो पानी का भाप में बदलना, पानी का जो है भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। पानी का भाप में बदलना आपका सही हो जाएगा जो कि भौतिक परिवर्तन। एक दिन में आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों मैं आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में कि आपका क्या चीज़ है दोनों। तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दोनों रसायन और भौतिक दोनों बता दूंगा लाइन लाइन से 10-10 बारे, तो आपका हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर दोस्तों यह जो है पानी बनता है। तो दोस्तों आई होप आप इन सभी 100 क्वेश्चन को आसानी से रट गए होंगे दोस्तों। यदि किसी प्रकार की संदेह या समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए हमको, मैं आपको हर समस्या और सॉल्यूशन का समाधान दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।